बप्पा रावल के जो बेटा था उस बेटे का नाम था खुमान। बड़े बेटे का नाम क्या था? बप्पा रावल बूढ़ा हो चुका था, और बूढ़ा आदमी फिर बाद में खटिया पकड़ता है, लठिया पकड़ता है ना, और राम नाम का जाप पकड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति कौन सी तीन चीज पकड़ता है? खटिया पकड़ता है, लठिया पकड़ता है, राम नाम का जाप पकड़ता है, और बैठा बैठा पुत्र और कहता है कि पुत्र या तो तू मेरी सेवा कर दे, नहीं मैं जा रहा हूँ वृद्धाश्रम के अंदर। अब बप्पा रावल, मैंने आपको बताया कि भाई इसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना, इसने एक लिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की स्थापना करवाने से हमको क्या पता चलता है कि बंदा धार्मिक तो है, बंदा धर्म के प्रति इतनी वो क्या कर रहा है, रुचि और धर्म में, भगवान के अंदर, भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक पद का लोभ नहीं रखता। भाई जिसकी भगवान के अंदर आस्था होती है वो पद में ज्यादा दिन थोड़ी रखता है लोभ। बप्पा रावल एक दिन खुमान को बुलाता है, खुमान वैसे तो मेरे तीन पुत्र हैं, खुमान फर्स्ट, खुमान सेकंड, खुमान थर्ड, लेकिन मैं तीनों में से तेरे को राजा बनाऊं। खुमान ने कहा क्या बात है, कल से 2 गिलास दूध और ज्यादा पिलाऊंगा आपको, है ना। अरे नहीं नहीं, तेरा दूध तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन तू थोड़ा ठीक लगा, योग्य लगा, मेवाड़ का शासन तेरे हाथ में संभल सकता है, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ, तेरे को शासक बनाऊंगा। बोला फिर पापा आप क्या करोगे? मतलब तेरा घर से निकालने का प्लान है मेरे को, क्या करोगे? सेवा करेगा तू मेरी, और क्या करोगे? बोला मैं तो लूंगा सन्यास और जंगल में जाके अब राम नाम का करूंगा जब। तो बप्पा रावल किसको शासक बना देता है बाद में? खुमान कौन था? इसका बड़ा बेटा था। और बप्पा रावल क्या ले लेता कालांतर में? तो लिखो, तुम यूं ट्रेन में लेके आते हो है पूरा फील लेके आते हो, बाकी तुम सारे यहीं से लेते हो। अब मेरे को याद आता है, मेरे जब स्प्रिंग बोर्ड के अंदर कोचिंग चलती तो पहले तो, अब तो हाल ठीक हो गया, अब इतना संघर्ष नहीं है, पहले संघर्ष थोड़ा था ज्यादा। चप्पल पहन के पजामा टी शर्ट में का पहले कौन जानता है, यूं ही चलते हैं अपन तो सीधा, है ना। तो पापा स्टेशन में छोड़ने आते, हाथ में एक कट्टा, एक बोतल और घी घी बैग में लेके आते। अब ट्रेन में इतनी भयंकर आती त्योहार के टाइम पे, राखी सकरात दिवाली, जगह नहीं मिलती, है ना, यूं बिना टिकट के स्लीपर में घुसना पड़ता है कि टीटी तब आएगा ही नहीं ना देखने के लिए, आएगा तो देख लेंगे, वो उमेश का पापा रेलवे में, उससे बात करा देंगे, है ना, ये जानकारी होती है। तो कट्टा लेके आते, मैं कह रहा अब जगह तो है नहीं, अब बैठे तो कहाँ बैठे। तो मैं क्या किया, वो ट्रेन का होता है ना गेट, बाथरूम के पास में गेट होता है, उस गेट के पास में रखा कट्टा, मकार कट्टे के ऊपर ही बैठ जाते हैं। पास में तो स्विट्जरलैंड वाली वो आती है हवा, मका वो फील ले लेंगे अपन तो ना, सेकंड एसी वाला फील ले लेंगे। वहां बैठ गया मैं, राजगढ़ स्टेशन है मेरा अलवर के अंदर, वहां से निकला तो जैसे आया दोसा, वहां से लड़की आई बाहर से वो उतरने के लिए, और मैं खड़ा गेट पे। अरे वो करने क्या बात है, पूरी बात तो सुने एक बार पहले ही हो तो गेट के पास में रखा कट्टा, कट्टे पे बैठा भाई, है ना, और भाई पूरा फील लेता हुआ यूं घूम के आई लड़की, और मेरे को आके बोला कि अंकल थोड़ा साइड में हो ना भाई के हालात और जज्बात चरम सीमा पे मगर ये क्या बात हुई आज मैं तो कट्टे की तरफ देखा ही नहीं, मैं उसकी तरफ में 2 मिनट देख के कहा कि मगर हाँ आंटी आओ तो ऐसा लड़को ईट का जवाब कैसे देना है? पत्थर से। मैं उस दिन देख के, वो पीछे मेरे कांच था, मैं तुरंत कांच में देखा, मगर रियल में अंकल वाली सिगा ले गया रूम पे आते मैंने फोन किया, मगर मम्मी एक लड़की ने मेरे को अंकल बोला लगता हूँ क्या? बोला अच्छा तो इतना ईमानदार हो गया मगर घर वाले भी करते हैं ऊपर से बेइज्जती। तुम्हारे साथ तो नहीं होता ऐसी घटना कोई? ना कतई नहीं होती, होती है कोई नहीं, मायूस नहीं होना अपने, है ना। बप्पा रावल की समाधि खुरासान नामक देश में विषयक उक्ति के नाम से प्रचलित है। किस नाम से प्रचलित है भाई? विषयक उक्ति के नाम से प्रचलित है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने 3 दिन का, है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि एक मील नाम का इतिहासकार था, उसने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है, कछवाहा वंश है, चौहान वंश है, परमार वंश है, प्रतिहार वंश है। फिर हम लोगों ने गुहिल वंश देखा था कि भाई गुहिल वंश की स्थापना एक गुहिल नाम के व्यक्ति के द्वारा 566 ईस्वी के अंदर की गई थी। उसके बाद हमको एक उदयपुर नामक शहर से सामूली नामक गांव से एक सामूल्य अभिलेख मिलता है जो 646 ईस्वी का है। उस सामूल्य अभिलेख के अंदर 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, गुहिल है, भोज है, महेंद्र है, नाग है, शिलादित्य है।
फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वो इतिहासकार ऐसा मानता है कि प्रत्येक राजा का शासनकाल 20-20 वर्ष होता है। हमने कहा कि भाई गुहिल 566 में शासन कर रहा है, भोज 586 में शासन कर रहा है, महेंद्र 606 में शासन कर रहा है, और नाग अपने 626 में कर रहा है, सलादित्य 646 के अंदर कर रहा है। सामूल्य अभिलेख से हमको एक जावर माता के टेम्पल की जानकारी प्राप्त होती है, और वहां से हमको खनन उद्योग की जानकारी प्राप्त होती है। गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे, गुहिलों की 24 शाखाएं थी। गुहिल वंश ने कुछ अलग अलग राजस्थान की रियासतों में शासन किया था, जैसे कि अपने मेवाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है। फिर हम लोगों ने देखा है कि भाई गुहिल वंश की उत्पत्ति अपने इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अपने गुजरात के अंदर एक वल्लभी नामक स्थान से सलादित्य नामक महाराज की पत्नी पुष्पावती के पुत्र गुहादित्य और गुहिल के पुत्र थे, उसका पालन पोषण एक कहाँ किया गया था? गुफा के अंदर किया गया था। इसलिए वहां से कहां से मानी जाती उत्पत्ति? यहां से मानी जाती है। अच्छा, अबुल फजल कहते हैं कि भाई अपने गिरान के शासक थे, उन शासक का नाम था नौशेरवा खां। नौशेरवा खां अपनी संतान को हिंदुस्तान में छोड़कर चले जाते हैं, तो उनकी संतान से उत्पन्न अगर कोई वंश माना जाता है, कौन सा वंश माना जाता है? वो अपने गुहिल वंश माना जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इतिहासकार पढ़ा कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास की बुक थी वीर विनोद। उस कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार गुहिल कहां से आए थे? वल्लभी से आए थे। ये टोड के समर्थक हैं। फिर हम लोगों ने एक इतिहासकार पढ़ा डीआर भंडारकर। डीआर भंडारकर एक आहड़ से प्राप्त अभिलेख के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा गुहिलों को ब्राह्मण बताते हैं। मोहनोत नैन्सी भी अपने गुहिलों को ब्राह्मण बताते हैं। उसके बाद अपने एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक को गुहिलों को ब्राह्मण बताती है। कुंभलगढ़ एक आती है, वो गुहिलों को बताती है ब्राह्मण। और उसके बाद हम लोगों ने शाखाएं पढ़ी कि भाई सबसे पहले हमको गुहिलों की शाखाओं की जानकारी अपने चित्तौड़ सस्ती से प्राप्त होती है, जो अपने मेवाड़ के शासक थे समर सिंह। अच्छा, मोहनोत नैन्सी की पुस्तक थी नैनसिरी ख्यात। उस नैनसिरी ख्यात के अनुसार गुहिलवंश की 24 शाखाएं थी। अपने कर्नल जेम्स टोड अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र के अनुसार गुहिलवंश की 24 शाखाएं बता के जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ाई कि भाई सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के अंदर गुहिलवंश का शासन था। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट है, प्रागवाट है, सिवी जनपद है। पहला शासक पढ़ा हम लोगों ने बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालबोज था। बप्पा रावल हारित ऋषि का अनुयायी था और गाय किसकी चराया करता था? इसने मेवाड़ में अटैक कब किया था? मेवाड़ के अंदर 734 ईस्वी में एक मानमुर नामक शासक को हरा देता है, चित्तौड़ गद्दी पर राज कर लेता है। भारत की पहली सीमा, पहला क्षेत्र, पहला स्थान सिंध, जिस पर एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लेता है? वह अधिकार कर लेता है। 712 ईस्वी के अंदर अधिकार कर लेता है। और नागदा के अंदर इन्होंने एक एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। नागदा की राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने चित्तौड़ के अंदर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में कालका माता का मंदिर है। एक इतिहासकार थे सीवी वैद्य, वो इनकी तुलना फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। इन्होंने 115 गिरने के सिक्के चलाए थे। ये मुसलमान आक्रमणकारियों को अफगानिस्तान के अंदर अरबों का अड्डा गजनी वहां छोड़ के आते हैं, और वहां के शासक थे सलीम, उनको हराकर अपने भांजे को राजा बना देते हैं। कंप्लीट कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो तुम में से कोई तो सुना दो सर। मैं सुना सकता हूं, थोड़ा थोड़ा सुना दूंगा भाई। यहां कर बोलोगे, कॉन्फिडेंस खुलेगा। पढ़ाई का वास्तविक मतलब होता है तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। बताओ कौन सुना रहा है यहाँ के? कोई भी सुना दो, जिसको थोड़ा थोड़ा याद है। ये मंच मिलता है, ऐसे तुम्हें हर टीचर नहीं बुलाया गया यहाँ कर बोलने के लिए, है ना। पटवारी की भर्ती कर रहे हो तुम, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वहां जाकर गाँव के डोली डाकले सुलझाओगे तुम, बोलोगे तो यहाँ के बोलो थोड़ा सा। आ जाओ भाई। एक में भी हिम्मत नहीं है। राम रे, घर वालों ने पैसे दिए, माँ ने 9 महीने पेट में पाल पोस कर बड़ा किया कि मेरा पुत्र समाज में सपूत की तरह काम करेगा। तुम तो वो कपूत वाली वो लेके बैठे हो हिम्मत। एक भी तैयार नहीं सुनाने के लिए। कोई तो आ जाओ। चलो भाई कोई बात नहीं, मत आओ, मेरा तो क्या है। तो हम लोगों ने लास्ट लाइन क्या लिखी थी? है क्या लिखा था? इतिहासकार सीवी वैद्य, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, मैं आपको बापा रावल पढ़ा रहा था, उसके अंदर लास्ट लाइन हम लोगों ने ये लिखी थी। कोई अपने बप्पा रावल ने 3 देशों के अंदर अधिकार किया था, ईरान, इराक, खुरासान। कहाँ का? ईरान, इराक, खुरासान। अटैक किया, वहां अधिकार कर लिया। अब वैसे तो वास्तविक रूप में तो अपने भारतीय इतिहासकार तो कहते हैं कि भाई इनकी समाधि राजस्थान में ही है, नागदा नाम का स्थान पड़ता है, वही इनकी समाधि थी। लेकिन बाहर के इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खुरासान नाम का एक देश पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है?
खुरासान नाम का एक देश पड़ता है, और इस खुरासान नाम के देश के अंदर इनकी जो समाधि है, उस समाधि को एक अलग शब्द दिया गया, उस शब्द का नाम है विशक उक्ति। क्या नाम है? विशक उक्ति। किस देश में दिया गया है? खुरासान नाम का एक देश पड़ता है। ये क्या है? इनकी समाधि। क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि भाई बप्पा रावल की समाधि खुरासान में किस शब्द से प्रचलित है? किस शब्द से प्रचलित है भाई? किस देश के अंदर प्रचलित है? क्या प्रचलित है? तो आगे से कोई पूछे कि भाई बप्पा रावल की समाधि खुरासान नाम के देश में किस शब्द से प्रचलित है? विशक उक्ति के नाम से प्रचलित है। अच्छा, बप्पा रावल को इतिहास में एक शब्द दे रखा है, विप्र। क्या शब्द दे रखा है? विप्र। ये शब्द इतिहास के अंदर कुंभा के टाइम पे जब कुंभलगढ़ वो लिखी गई थी ना, तो उसके अंदर बताया गया था। तो आपसे कोई पूछे कि भाई विप्र शब्द कहां दे रखा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दे रखा है। किसमें दे रखा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दे रखा है। अच्छा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति अपने 1460 की है। कब की है? 1460 ईस्वी की है। बप्पा रावल ने कितने देशों में अधिकार किया था? ईरान, इराक, खुरासान। इसकी समाधि कहां प्रचलित है? खुरासान में। किस शब्द से प्रचलित है? ये क्या है? ये विशक उक्ति इनकी समाधि। मैं कहूं कि भाई यहाँ समाधि, गांव वाले कह दे कि अंतिम संस्कार इनका यहाँ हुआ था ना, तो इनकी समाधि यहाँ है, तो भारत के अंदर तो नाम समाधि है, और खुरासान में इनका कोई अन्य नाम दे रखा होगा। उस नाम का नाम क्या है? विशक उक्ति के नाम से प्रचलित है। अच्छा, कुंभा अपनी पुस्तक के अंदर लिख कर जाता है, फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिख कर जाता है कि बप्पा रावल कौन था? विप्र। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के प्रथम शासक बप्पा रावल को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कोई पूछे कि भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति जिसके अंदर बप्पा रावल को वो कहा गया है विप्र, वो है कब की? 1460 की। अच्छा, कोई दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई खुरासान में बप्पा रावल की समाधि किस नाम से प्रचलित है? मेरे को मजा नहीं आ रहा तुम्हारी आवाज में। बप्पा रावल की समाधि खुरासान में किस नाम से प्रचलित है? विशक उक्ति। अब आई ना जोश, है ना? ऐसे तुम बोलोगे बैठे बैठे। अच्छा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की है? बप्पा रावल को क्या कहा गया है? तो लिखो अपने। बप्पा रावल की समाधि, बप्पा रावल की समाधि बप्पा रावल की समाधि खुरासान नामक देश में, बप्पा रावल की समाधि खुरासान नामक देश में विशक उक्ति के नाम से प्रचलित है। बप्पा रावल की समाधि खुरासान नामक देश में विशक उक्ति के नाम से प्रचलित है। बप्पा रावल की समाधि खुरासान नामक देश में विशक उक्ति के नाम से प्रचलित है। मैं एक लाइन बोल देता हूं, बप्पा रावल की समाधि खुरासान में विशक उक्ति के नाम से प्रचलित है। अब वापिस वो वेट करता है कि प्रचलित कब बोलेगा, है ना? प्रचलित जब बोलेगा, जब मैं लिखूंगा। अरे प्रचलित भी लिखना नहीं आता, आता होगा सबको। वो वेट करता है मेरी तरफ देख के, हाँ बोल, अब बोल, तू कब बोल रहा है प्रचलित? तू बोलेगा जब लिखूंगा मैं तो। लिखो, सेकंड लाइन लिखो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को क्या कहा गया है भाई? विप्र कहा गया है। लिख लिया? चलो।